चलिए बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना एक नया चैप्टर नेम्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना। अब ऐसा है, देखो ये बहुत छोटा चैप्टर है मगर बेस है काफ़ी, इसके जो कॉन्सेप्ट है आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ होते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है। स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर है नहीं, हमको सिर्फ नीट ओरिएंटेशन में पढ़ना है। कुछ कुछ जगहों पे डेरिवेशन बताऊंगा मैं, एक आध दो जगह बस डेरिवेशन है, तो वो बस आपको एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए ये कैसे आया उस चीज़ के लिए हमको ध्यान देना है। मगर ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ फॉर्मूलों से भरा पड़ा हुआ है और इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए, आसान है। हाँ, मगर प्रॉब्लम्स में चैलेंज आते हैं, इसके चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इसके भी है काफ़ी, है ना, मगर हो जाता है, ऐसा कुछ खास वो नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। कुल मिला के इस पर क्वेश्चन अगर नीट में आएगा तो एक आएगा, एक से दो नहीं होता है इसमें, मतलब भले ही वो मिक्स कंसेप्ट में आ जाए मगर इसमें एक ही चाहेगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे अभी फ़िलहाल। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत छोटा चैप्टर है, 6 ही टॉपिक है। इंट्रोडक्शन का पार्ट है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है और हुक्स लॉ है। मेरा तो कोशिश रहेगी कि मैं आज हुक्स लॉ तक कवर कर डालूँ, है ना। अब देखेंगे इंशाल्लाह फिर बाकी का 2-3 दिन में ये भी कवर हो जाएगा। हार्डली 5 से 6 दिन का ये चैप्टर चलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.1 आपका इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अलग अलग किताबों में रेफरेंस बुक में ये चैप्टर को ढूंढेंगे कैसे आपका। जैसे यहाँ तो उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के नाम से दिया गया है, कुछ किताबों में उसको इलास्टिसिटी करके कहा जाता है, मेंशन किया था इस चैप्टर को। कुछ किताबों में ऐसा भी हुआ है कि ये चैप्टर, इसके आगे वाला चैप्टर और उसके आगे वाला चैप्टर, जैसे ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके आगे आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये सॉलिड की पढ़ रहे अपन। फिर उसके आगे आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मतलब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं इसका, मैटर का। पहले सॉलिड फिर लिक्विड, फिर दोनों मिलाकर सॉलिड और लिक्विड सब गैशियस वो सब मिलाकर उसकी क्या प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। अब सभी प्रॉपर्टीज जब आप एक साथ स्टडी करते हैं तो आप बोलते हैं आप बल्क में स्टडी कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, बल्क में स्टडी करते हैं। तो इन तीनों चैप्टर को मिलाकर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीनों चैप्टर को मिलाकर कहा जाता है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कई सारे रेफरेंस बुक में तुम अगर ढूंढने निकलोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर तो तुमको मिलेगा नहीं, है ना। बोलेंगे अरे ये तो है ही नहीं इसमें। वो पता ये चलेगा कि आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से एक चैप्टर है और ये इसमें आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो आगे बहुत कुछ तुम देखने वाले हैं कि जैसा एनसीईआरटी कुछ अलग सीक्वेंस बताता है, रेफरेंस बुक्स कुछ अलग सीक्वेंस बताते हैं, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी होता है ना। एक तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्लियर कट, कि भाई कौन सा चैप्टर से क्या हिस्सा है। नहीं तो चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करो अच्छे से, जो मॉड्यूल दे रहा हूँ उसको फॉलो। मॉड्यूल जो है अपनी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, उसके सीक्वेंस बेस्ड है, बस ग्रेविटेशन में थोड़ा आगे पीछे हुआ, बाकी जगह कुछ नहीं है, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको उसमें अच्छे से करो, हो जाएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाला हूँ, मुझे यहाँ एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, वो डीफॉर्मिंग या डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मुझे इस चीज़ के बारे में स्टडी करना है क्योंकि इस चैप्टर में मैं मैटर यानी सॉलिड के आपकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को लेकर स्टडी करने वाला हूँ। एक था इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल करके एक टॉपिक आता था यहाँ पर, 10.2 वाला पॉइंट था, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। असल में वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है अभी आपके न्यू सिलेबस में से वो निकाल दिया गया, मगर कोई खास नहीं, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या पॉइंट था क्योंकि थोड़ा बताना ज़रूरी है आपको। हम लोग जो देखते हैं कि हमारा जो भी सॉलिड मैटर होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट साइज होता है। तो बोले डेफिनेट शेप डेफिनेट साइज होता है क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ एक आप देख सकते हैं ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं असल में ये क्या है, एटम्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं।
उसमें से मैंने एक सीक्वेंस का छोटा सा हिस्सा निकाला जो देखने में कैसा लगता है, क्यूब के जैसा। बोले भैया ये अरेंजमेंट तो क्यूब के जैसा नजर आ रहा है। बोले बिल्कुल सही। एटम्स का जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, वो अपनी पोजीशन को बदलते नहीं है। सॉलिड के अंदर, लिक्विड में नहीं होता, सॉलिड में वो फिक्स होता है। तो बोले वो फिक्स क्यों होता है? तो बोले उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। ये फोर्स बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है। ये फोर्स बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है। स्प्रिंग की क्या खासियत है? तुम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस आ जाएगा, है ना। आपका क्या करेगा? अट्रैक्ट करके अपने आप को या कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को वापस पोजीशन पे रीगेन कर लेगा। तुम कंप्रेस भी करेंगे, उसको दबाएंगे, तब भी वो अपने आप को क्या करेगा? एक्सपांड करके रीगेन करेगा इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है। तो बोले भैया ये एटम जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसे ही होता है स्प्रिंग के जैसा। तुम अगर उसको ऐसा दबाएंगे ऐसा, तो वापस वो आ जाएगा ऐसा। तुम खींचेंगे तो भी ये वापस आ जाएगा। तो ये जो नेचर होता है हर एक मैटर में या सॉलिड में, तो हम लोग बोलते हैं इस नेचर को कहा जाता है इलास्टिसिटी। और ये जो नेचर है ये वैरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। किसी मैटर के पास ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोल देते हैं। किसी मैटर के पास वो प्रॉपर्टी क्या है? कम होती है। स्ट्रेच होने की या कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। ऐसे मटेरियल को कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल। अपन जो सादा प्लास्टिक, ये प्लास्टिक मटेरियल इसको नहीं बोलते, मतलब साइंस में प्लास्टिक मटेरियल अलग हुआ, है ना। अभी क्या है वो सब आएगा तुम्हारे सामने, मगर कहने का मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी का जो जन्म है, जो हम लोग देखते हैं किसी मैटर में या सॉलिड में जो इलास्टिसिटी होती है, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की वजह असल में उसके अंदर पैदा होने वाला इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। आई बात समझ में आपको? इसके कारण यहां किसी मैटर में हम इलास्टिसिटी देख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, मगर उसको आगे डिटेल में समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना है आपका डीफॉर्मिंग फोर्स का, क्योंकि ये वर्ड कई बार आएगा। डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इन ऑर्डर टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दैट बॉडी। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस नियत से कि उसका शेप चेंज करोगे या उसका साइज चेंज करोगे, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो मुझे यहां पर ये लिखना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड on any body in order to change the shape or size of that body is called as deforming force। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। फिर उसके बाद अगला हमारा आ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है वो रीस्टोर करता है। तो ये जो फोर्स होता है ये मैटर के मटेरियल के अंदर होता है, और ये किस वजह से होता है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से होता है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होता है, जब किसी बॉडी पे आप उसका शेप या साइज चेंज करते हो, है ना, जैसे रबर की एक बॉल, वो स्माइली बॉल होता, अगर मैं उसका शेप और साइज अगर मैं चेंज करता हूं, वो वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। मैं उंगली को ऐसा प्रेस करूंगा, ये वापस इधर आ जाती है, तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है अपना, है ना। तो बोले क्यों? बोले एक फोर्स था जो उसके अंदर था। वो फोर्स कहां था? अंदर, इंटरनल फोर्स था, जिसके वजह से उसने क्या किया, बॉडी ने अपना वापस ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लिया। तो इसी वजह से इस फोर्स को कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा अगला, द इंटरनल फोर्स, the internal force due to which
body regains its original shape and size is called as restoring force. Is called as restoring force. The internal force due to which the body regain its original shape and size is called as restoring force. एक इंटरनल फोर्स जिसके वजह से बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, है ना। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ deforming force is directly proportional to the magnitude of restoring force, है ना। और मैं ये कह सकता हूं restoring force या फिर deforming force जो होता है वो equal and opposite होता है आपके restoring force के हमेशा, या restoring force जो होता है वो equal and opposite होता है आपके deforming force के। जितना बॉडी पे आप डिफॉर्मेशन करोगे या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इधर का तो हो ही चुका होगा। फिर उसके बाद वी विल गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। The definition of elasticity. So what is the definition of elasticity? क्या कहता है? The property of any material due to which it opposes the deforming force when applied and regains its original shape and size as soon as the deforming force is removed is called as इलास्टिसिटी। इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि भैया जो तुम मुझे शेप में ढाल रहे हो, जो मेरा तुम साइज कम कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि वो मैं हासिल करूं। तो वो क्या करेगा? वो डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेगा? वो अपोज करेगा, है ना। और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, वो क्या करेगा? अपने वापस ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में है तो हम उस मटेरियल को क्या कहते हैं कि भैया वो इलास्टिक मटेरियल है, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है ना। तो मैं यहां नीचे लिखूंगा एंड द सब्सटेंस एंड द मटेरियल एग्जिबिटिंग सच कैरेक्टर and the material exhibiting such character are called as elastic material, and the material exhibiting such character are called as elastic material. अब इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल देखेंगे अपन। रबर,
स्टील वायर। अब आप सोच रहे हैं अरे ये कैसा, स्टील वायर कैसे हो सकता है ना। कॉर्ड्स फाइबर एटसेट्रा। अब देखो बेटा, स्टील वायर ये एक बेहतरीन इलास्टिक मटेरियल है ना, बहुत बेहतरीन इलास्टिक मटेरियल है ये, बल्कि ये रबर से अच्छी इसकी इलास्टिसिटी है, हाँ रबर से। मगर ये इसको आपको फील करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लोड लगाना पड़ता है। ये छोटा मोटा हाथ से खींच के देखेंगे अरे नीलम तो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप जब हैवी लोड का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ट्रक उठाते हैं ना अपन, ट्रक उठाते हैं, कार्स को उठाते हैं, तो उसके लिए जो क्रेन इस्तेमाल किया जाता है वो क्रेन जो है स्टील वायर से बना होता है। क्या करते हैं, बारीक बारीक तार रहते हैं स्टील वायर के, उसको ऐसा वाइंड अप करके मोटी रस्सी बनाई जाती, फिर वो मोटी रस्सी को ऐसी वाइंड अप करके एक बड़ी और मोटी रस्सी बनाई जाती, वो बनता है पूरा क्रेन का आपका वायर, और फिर वो इस्तेमाल होता है कोई इस लोड को उठाने के लिए। उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है ना भाई। वो बोलता है ना, पुष्पा बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, है कि नहीं। मगर एक कहावत ये है, साइंस ये कहता है जो झुकेने का नहीं वो टूटेगा, है ना। आप जो चीज़ बेंड नहीं होती, जो इलास्टिक मटेरियल जिसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर उसको आप मान लो ऐसे बेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एटलीस्ट क्या है जिसमें भाई आपके बेंड होने की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, आप उसको बेंड करोगे, जितना चाहे थोड़ा सा बेंड करो, आप छोड़ दो, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा, है ना। मगर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता, नहीं भाई मैं तो नहीं झुकूंगा, तो ले बेटा टूट गया, है कि नहीं, तो वो टूट ही जाता है, परमानेंटली बेकार हो जाता है। तो स्टील वायर में एक ऐसी खासियत है कि जब आप उसको हैवी लोड्स लगाते हैं तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी बताता है, वो लंबता है थोड़ा सा, और जब वो वज़न हटा देते हैं तो ये वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। 100% परफेक्ट में तो नहीं आएगा, मिलीमीटर माइक्रोमीटर का फ़र्क रहता है, बट आ जाता है ऑलमोस्ट वो। तो इसी वजह से स्टील वायर इज़ अ वेरी गुड इलास्टिक मटेरियल, है ना। अभी आप तुम देखेंगे आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें स्टील वायर यूज़ करते हैं। जब भी हम वर्ड इलास्टिक, जब भी आप जो आगे जाके इंजीनियरिंग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है ना, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये कितना मतलब खास इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगला मुझे टर्मिनोलॉजी जो स्टडी करना है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है प्लास्टिसिटी। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपके इलास्टिसिटी के। द प्लास्टिसिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अपने ऊपर लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज नहीं करेगा। अगर आप उसको किसी भी शेप में डालते हैं वो उसी शेप में मेंटेन रह जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्लास्टिसिटी। और जो मटेरियल इस तरह का नेचर बताते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी बताते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल। अगर देखा जाए तो बेहतरीन अगर प्लास्टिक मटेरियल आपको देखना है तो बेहतरीन प्लास्टिक मटेरियल है आपका क्ले पुट्टी बोलते हैं ना, जो है ना, जो आप या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसी जो चीज़ें होती है जिस मतलब मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें होती है, जनरली ये ऐसा होता है कि आप उसको जिस शेप में ढालते हैं उसी शेप में वो ढल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग उसको चाइना क्ले ऐसा कुछ बोल के अपन स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो बार्स के फॉर्म में आता होगा या कुछ ऐसा फॉर्म में आता होगा, अलग अलग कलर के बार्स। अब तुमने चलो लाए, ठीक है, अब बोले क्या इसका हाथी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तुमने इसको बनाया यूं यूं करके, ठीक है बना लिया। अब ऐसा हुआ कि तुमने जैसी छोड़े वापस से गोला बन गया या वापस से बार बन गया हो, नहीं, वो तुमने जिस शेप में इसको रखे वो शेप में मेंटेन है ना। तो जितो मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें होती है उसका भी वही हाल होता है यहाँ पर, है ना। पुट्टी जो हम लोग बोलते हैं, वॉल पर जो पुट्टी लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये सबका सेम सिचुएशन होता है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ
तो हम लोग ये देख, क्या बात चल रही थी हमारी, क्ले का, है ना। अब ऐसा है कि आप जिस शेप में इसको रखते हैं वो उसी शेप को मेंटेन करता है। तो मतलब आप जो उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे उसको उसने अपोज नहीं किया, और जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किए तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आया। तो इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे कि भैया उसमें प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, और वो मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है। तो मैं यहां लिखूंगा द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच it does not oppose the deforming force, जिसके कारण वो deforming force को अपोज नहीं करता, when applied and does not regain its original shape and size, when deforming force is removed, is called as plasticity, and the material exhibiting such character are called as प्लास्टिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो इस तरह का कैरेक्टर बताते हैं, ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मटेरियल। ओके, लिखिए फास्ट। तो हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इधर ध्यान दो बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं पूरा प्योरली फोकस करूंगा स्ट्रेस पे, फिर मैं बाद में जाऊंगा आपके स्ट्रेन की तरफ। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज स्ट्रेस? क्या होता है जब भी आप किसी बॉडी पर, जो कि इलास्टिक बॉडी मटेरियल पर क्या करते हैं, आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, कोशिश अपने आप को वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन करने के लिए कोशिश करता है। तो जब भी आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बार बार रिस्टोरिंग फोर्स लगा के, इंटरनल रहता है वो, तो वो लगा के उसको क्या करता है, वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करते रहता है। अब अगर पर यूनिट एरिया में मैं कैलकुलेट करता हूँ, अच्छा ठीक है, तो पर यूनिट एरिया में ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो मैं वो यहाँ पर लिखूंगा उसका डेफिनेशन इस तरह से, when a deforming force is applied on any body, जब किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है, द restoring force per unit area, developed in the body, the restoring force per unit area developed in the body is called as stress। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस। जब भी किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है ना, और उस बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया, तो उस
रिस्टोरिंग फोर्स को जब पर यूनिट एरिया में आप कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो मैथमेटिकली जब मैं लिखूंगा तो स्ट्रेस को कैसे लिखूंगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। बट मेरे भाई मैं बोलूंगा यार ये रिस्टोरिंग फोर्स कहां पैदा होता, बॉडी के अंदर। ये एक इंटरनल फोर्स है, तो अगर ये एक इंटरनल फोर्स है तो यार मैं तो उसको नाप ही नहीं सकता, बॉडी के अंदर जाके कैसे देखूंगा मैं कितना फोर्स है ना। तो मैं बोलूँगा कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स के वैल्यू की बराबर होती है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना। अगर आपने इसको खींचा होगा ऐसा, आपने डीफॉर्मिंग फोर्स नीचे लगाया होगा तो बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर आएगा, है ना। जैसे स्प्रिंग को तुम सोचो ना, स्प्रिंग को तुम अगर नीचे वजन लटका देते तो उसका वजन कहाँ खींचता, वजन उसको नीचे खींचेगा, वो डीफॉर्मिंग फोर्स हुआ। मगर स्प्रिंग के अंदर जो पैदा होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स रहता है वो कहाँ पैदा होता, ऊपर की तरफ, है ना। तो भैया हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये डीफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल, मगर डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होता है। मगर हमको डायरेक्शन से कुछ देना देना नहीं है, यहाँ कोई वेक्टर लॉ का स्टडी करना नहीं पड़ता, इसमें पूरा स्केलर स्टडी है। तो मैं बोलूँगा अगर इसमें सिर्फ स्केलर स्टडी है तो आप वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। मैं मानता कि रिस्टोरिंग फोर्स मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मगर डीफॉर्मिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकता मैं। तो मैं बोलूँगा आप इसको डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। याद रखना डेफिनेशन इसका कभी भी डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया नहीं है। डेफिनेशन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। मगर रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना मुश्किल है तो हम लोग इसका सहारा किसका लेते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स का। मैं जिसको शॉर्ट में एफ अपॉन ए करके लिख दूंगा, है ना। बताने के लिए आप इसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, मगर कैलकुलेशन के लिए हम वो क्या रहता है, वो डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप देखकर बता सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूंगा इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना, तो m1 l -1 t -2, हाँ या ना, इजंट इट। अब ऐसा है कई लोग इसको देखकर ये सोच रहे होंगे अच्छा ये प्रेशर के जैसे रहता, क्योंकि प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया रहता है। नहीं, प्रेशर अलग है। हालांकि प्रेशर स्ट्रेस का एक टाइप है, प्रेशर स्ट्रेस का एक टाइप है ना। हर प्रेशर स्ट्रेस है, मगर हर स्ट्रेस प्रेशर नहीं है। जैसे ऑल गर्ल्स प्रेजेंट हियर आर स्टूडेंट्स, है ना, बट ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर आर नॉट गर्ल्स। बोल सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है ये सबके सब गर्ल्स है। बोल सकते हैं कि अपन नहीं बोल सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं जितने भी गर्ल्स यहाँ मौजूद है वो स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो भैया ऐसा है, हम लोग ने ये देखा, इस वजह से मैं ये कहूँगा कि प्रेशर स्ट्रेस का टाइप है। तो सारे के सारे प्रेशर जो है आपके कौन सी कैटेगरी में आ जा रहे, स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जा रहे, है ना। मगर सारे के सारे स्ट्रेस प्रेशर नहीं है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखना चाहेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कुल मिला के 3 टाइप्स है। उत्तेज बोला हुआ है। देखो, पहला है लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा टाइप शियरिंग स्ट्रेस। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो चलता रहा लंबा। तो लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, ये इसके 3 टाइप्स है। चलिए फिर चलते हैं पहले वाले उस पे। सबसे पहला लॉन्जिट्यूडिनल या फिर टेंसाइल
स्ट्रेस। एक रिजिड सपोर्ट लेता हूं मैं, उससे मैं एक वायर को लटकाता हूं, ठीक है, और उसके नीचे मैंने क्या किया, एक वजन लटका दिया, एक मास लटका दिया जिसकी वैल्यू है m। अब तुमको मालूम है ये वायर एक इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, तो क्या होगा, इस वजन की वजह से इस वायर का क्या चेंज होगा, लेंथ क्या होगा, चेंज, लेंथ बढ़ जाएगा। तो जब ये लेंथ बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या है, आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर के इंटर एटॉमिक फोर्सेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस, वो उसको क्या करेंगे, वापस पुरानी वाली लेंथ में लाने की कोशिश करेंगे। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, अब यहाँ पे उसको मैं क्या कहता हूँ, आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। कहने का मतलब जब डीफॉर्मिंग फोर्स किसी मटेरियल का, किसी बॉडी का लेंथ चेंज करने की कोशिश करता है, किसी मटेरियल का, किसी बॉडी का लेंथ चेंज करने की कोशिश करता है, समझ में आ रहा है ना, तो उस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होता है या स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो डिफाइन ऐसा करेंगे, व्हेन अ deforming force produces change in length of the body, the stress developed is called as लॉन्जिट्यूडिनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अगेन वही फॉर्मूला है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। मगर मसला क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बोले अब क्या, कोई खास बात नहीं, अब देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, तो बोले डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, बोले वजन, यानी कि mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो एरिया बोल दो क्या, जहां पर वो वेट अटैच किया गया। तो अगर मैं बोलूंगा देखो आप ऐसा अटैच करते वेट, अगर आप उसको ऐसा देखेंगे यहाँ से, तो ये शेप कैसा है, सर्कुलर, और इस पर आपने ये वेट अटैच किया, तो ये इस तरह से आ रहा है, तो ये एरिया है πr², और ये वेट आपका mg। तो इसी वजह से एक हो, मैं यहां पर क्या ऑल्सो लिख सकता हूं, πr²। आया समझ में आपको कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, देख लूं। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, बेटा ध्यान दो, बाद में लिखते बैठना, मैं आपको वक्त दूंगा। एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो पूरी जगह जो घेरने वाला है, मुझे उसका वॉल्यूम कम करना है ना। चलो भाई मैं बोलूँगा पहले वॉल्यूम v था और मैं इसका वॉल्यूम अब कम करना चाहता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम पहले से छोटा करना चाहता हूँ। मान लो कि चेंज इन वॉल्यूम आपका डेल्टा v है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा v। तो अब नया वाला वॉल्यूम क्या होगा फिर, v माइनस डेल्टा v। अरे v माइनस है ना, अगर मान लो पहले 10 मीटर क्यूब था, पहले कितना था 10 मीटर क्यूब, मैंने बोला 2 मीटर क्यूब से कम हो गया, कितना फिर 8। कैसे निकाले तुमने, 10 में से 2 या जो चेंज था उसको माइनस किए, तो पहले v था, डेल्टा v से वैल्यू कम हो गई, तो अब नया वाला वॉल्यूम कितना होगा, v माइनस डेल्टा v, है ना। अब ऐसा है, अगर तुम किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करना चाहते तो तुमको चारों तरफ से फोर्स लगाना पड़ता। क्या होता, तुम अगर एक साइड से फोर्स लगाएंगे ना, तुम सोच रहे मैं यहाँ से ऐसा लगा दूँ फोर्स, तो इधर से लम जाएगा, है ना। मान लो इसकी चौड़ाई उठाओ बेटा, चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी डेफिनेट है। अब अगर मैं इसको आके प्रेस कर रहा, सिर्फ ऐसी प्रेस कर रहा मैं,
तो वो क्या करेगा, चौड़ाई कम कर रहे, आप बोल रहे मैं चौड़ाई कम कर दे रहा, इसका वॉल्यूम कम हो जा रहा। अरे नहीं, है ना, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू लेंथ। अब तुमने एरिया कम किया मगर यहाँ से लेंथ बढ़ गया ना, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी दबाना पड़ेगा। तुमको चारों तरफ से फोर्स दबान लगाना पड़ता है, और सारे के सारे फोर्स जो है ना वो नॉर्मल परपेंडिकुलर आना चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं। सरफेस पे सारे के सारे फोर्स कैसे आना, पूरे के पूरी बॉडी के सरफेस पे कैसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर जो उसके लिए आप फोर्सेस लगाएंगे उसके पर, तो जो वो फोर्सेस जो होना चाहिए वो सारे के सारे फोर्सेस उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को। एक तो चारों तरफ से होना चाहिए और सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए, जिसके वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा व्हेन अ deforming force produces change in volume of a body, the stress developed is called as volume stress, is called as volume stress. Therefore volume stress का फॉर्मूला कैसे आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है इट इज़ नथिंग बट चेंज, या चेंज इन प्रेशर बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर, जिसको आप सिंपली डेल्टा पी या डीपी से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा पी या फिर डीपी। डेल्टा पी भी मतलब चेंज इन प्रेशर होता है, डीपी भी चेंज इन प्रेशर होता है। डेल्टा पी मतलब लार्ज चेंज और डीपी मतलब स्मॉल चेंज। अब आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों, अब यहाँ प्रेशर क्यों बोला गया, यहाँ प्रेशर क्यों नहीं बोला गया। मैंने क्या कहा था कि हर प्रेशर स्ट्रेस नहीं, सॉरी हर स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, मगर हर प्रेशर स्ट्रेस है, स्ट्रेस का एक वो टाइप है। बात ऐसी है बेटा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि प्रेशर होने के लिए फोर्स को हर सरफेस की हर एक जगह पे नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा। कैसा आना पड़ेगा, नॉर्मली, परपेंडिकुलर। मैं बोलूँगा ये जो वेट mg लगा था, वेट फोर्स ये जो लगा था नीचे के क्रॉस सेक्शन पे तो नॉर्मल था, मगर क्या बाजू वाले सरफेस को भी नॉर्मल था क्या वो? ये इकलौता फोर्स था। और क्या ये इस सरफेस को नॉर्मल था क्या? नहीं, वो तो उसको टेंजेंशियली था, उसको तो पैरेलल था वो सरफेस को, है कि नहीं। तो इसी कारण से इसको मैं प्रेशर नहीं बोल सकता था, क्योंकि प्रेशर बोलने के लिए वो फोर्स को सरफेस, सारे तमाम सरफेस को कैसा होना ज़रूरी था, नॉर्मल होना ज़रूरी था। मगर यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ये हर जगह से, हर सरफेस पे, जैसे ये फोर्स यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, यहाँ कहीं भी लगा, है ना। तो आप क्या देखते बेटा, ये आपका ये नॉर्मल है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा कि भैया ये वायर मुझे इसको लंबाने का है, इसके अंदर लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस को मुझे स्टडी करना है ना। तुम्हारे पास मान लो वेट नहीं है, तो तुम क्या करोगे, हाथ से खींचोगे। तुम कैसे पकड़ोगे इसको, ऐसा, वायर को आप ऐसा पकड़ खींचेंगे ना आप, तो तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम सरफेस को लगा रहे और ऐसा खींच रहे। तुम्हारा फोर्स देखो, ये सरफेस को लगा रहे ना तुम फोर्स, और वो फोर्स कैसा आ रहा, टेंजेंशियली आ रहा बाहर। तो सरफेस को परपेंडिकुलर आ रहा, क्या वो टेंजेंशियल आ रहा ना। मगर प्रेशर के लिए क्या होता कि सारे फोर्सेस सरफेस को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या इसको प्रेशर बोल सकता क्या मैं? नहीं, मगर यहाँ प्रेशर बोल सकते हैं। दूसरा सवाल कि यहाँ इंक्रीज इन प्रेशर क्यों कहा गया, सिर्फ प्रेशर क्यों नहीं कहा गया? इंक्रीज इन प्रेशर क्यों कहा गया, सिर्फ प्रेशर क्यों नहीं कहा गया? या चेंज इन प्रेशर कहा गया, इंक्रीज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बोल सकते हैं इसको, क्यों कहा गया ऐसा? एनी आइडिया? पहले ये वॉल्यूम था, पहले ये वॉल्यूम था, बाद में उसका घट के ये वॉल्यूम हो गया। तो बोले क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर लगाए, इसलिए। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाए, इसलिए। बोले बढ़ाए, मैंने कहाँ लगाया था, वो तो ऐसी था, मैंने आके हाथ से दबाया इसको चारों तरफ से, मैं तो लगाया, बढ़ाया थोड़ी, पहले से थोड़ी था उसके पर प्रेशर। जी हाँ, पहले से उस पर एक प्रेशर था, अभी भी है, हमारे सब पर है वो प्रेशर अभी भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब दुनिया भी, यहाँ जो चीज़ें रखी हुई है ना यहाँ पर, अभी अगला जो चैप्टर आएगा उसी बारे में डिटेल स्टडी है। वो हर चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, एक रहता है हमारे आसपास। हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं आसानी से, है ना, वो
अल्हम्दुलिल्लाह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की देन है, प्रेशर से ऑक्सीजन नाक के अंदर घुस रहा, तो इसलिए तुम्हारे लंग्स को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा वो लंग्स ऑक्सीजन को खींचने के लिए। कभी जैसा कोविड आया था, है ना, कोविड की जब सिचुएशन आई थी तो क्या हुआ था कि लंग्स एक पर्टिकुलर कैपेसिटी पे ये हैबिट के हिसाब से काम कर रहे। क्या हुआ था कोविड में कि आपके लंग्स क्या हो जाते थे, उसके अंदर ब्लॉक हो जाते थे, जिसको हम लोग है ना फाइब्रोसिस जैसा सिचुएशन आ जाता था। अब उसके अंदर फिर क्या करना पड़ता था, आपको ऑक्सीजन, मेन उसका खेल था ऑक्सीजन, शायद आपको मालूम नहीं मगर सबसे बड़ा मेन खेल जो था उसके अंदर ऑक्सीजन था। तो आप जब ऑक्सीजन लगाते हैं, क्योंकि उसको वही है, हमेशा डॉक्टर्स वही बोलते थे कि आप ऑक्सीजन को संभालो बस आखिरी तक, बॉडी तो क्या इम्यूनिटी अपने आप हील कर लेगी, जब तक ऑर्गन्स को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ऑक्सीजन लगातार लगे रहना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि भाई आप मान लो किसी बंदे का ज़्यादा है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे फादर जब एडमिट हुए थे उस वक्त, तो उनका 40% लंग्स का है उसके अंदर तो इफेक्ट हो गया था। तो उस वक्त उनको अराउंड 9 या 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऑक्सीजन लग रहा था। मतलब जो अभी फ़िलहाल हमारा एटमॉस्फेरिक जो हम जितने प्रेशर से हवा घुस रही ना, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर से क्या करेगी, ऑक्सीजन नाक के अंदर हमारे घुसेगी। किसी किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्रिटिकल, 80%, 70%, 90% लंग्स इफेक्ट हो गए थे। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ता था भाई, मालूम क्या, उसको एकदम ऐसा एकदम टाइट मास्क लगाते थे उसको, और तेज ब्लो करके एकदम हवा आती थी, बूम करके ऐसा ऑक्सीजन अंदर घुसती थी, होता था वो सिचुएशन, हम लोग ने देखे सारी चीज़ें। तो वही है बेटा, क्या है कि प्रेशर ऑक्सीजन घुस रही है। अरे वो छोड़ो, अभी अगर बाई चांस आपका लद्दाख जाना, आप कोई गए कभी लद्दाख कश्मीर? हाँ, चलो इंशाल्लाह आगे जाके आप गए भाई, बॉयज़ को आया, चलो भाई हम भी टूरिंग पे निकलते हैं, है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम लोग ने मूवी देख ली है, बड़ा जोश आ गया, है ना, मगर लड़कों में क्या बोले, आए दिन बोले जोश आता और ठंडा भी हो जाता बोले, है ना। तो भाई खैर भाई लोगों ने बोले सोचे चलो अपन टूरिंग पे जाएँ, घूमने फिरने जाएंगे। उन लोग ने क्या करा, डिसाइड कर लिया कि चलो भाई कश्मीर जाएंगे, लद्दाख जाएंगे अपन। तुम लद्दाख जाएंगे, जब हिली एरियाज़ पे जाएंगे ना, तुम्हारे को चक्कर आने लगेंगे, तुम्हारा सर दुखेगा, मतली ऐसा फील होगा, है ना, हेलुसिनेशंस होते रहेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम आती है, सर बहुत दुखता है, कॉमन है, सर दुखना ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन दुखना कॉमन है, एक सर दुखना, चक्कर आना, मतली आना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सीवियर इफेक्ट है कि वो हेलुसिनेशन भी हो जाता है इसके अंदर। तो अब ऐसा है कि वो सिचुएशन क्यों आ गई मालूम क्या वहाँ पर, क्योंकि आप चले गए ऊपर पहाड़ी इलाके पे। अब ऊपर जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है, मगर उसका प्रेशर, जितने इस प्रेशर से नाक में घुस रही, वो क्या है, कम है ना। तो अब तुम्हारे लंग्स को तो आदत है ना, तुम्हारे लंग्स को आदत है एक पर्टिकुलर आराम से काम करने की, क्योंकि तुम्हारे को अच्छा खासा प्रेशर से ऑक्सीजन घुस रहा, तो वहाँ पर तुम्हारे लंग्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। अब जो अपना लंग क्या करता है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से फुलता कम होता। तो ऑर्गन्स को जितनी चाहिए, ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन कमी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, सर दुख रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो वहाँ पर जगह जगह पे आर्मी के जो कैंप्स लगे रहते हैं, है ना, वहाँ पर जाके आप देखेंगे जब पहाड़ चढ़ते हैं तो कई स्पॉट पर कैंप रहता, वहाँ आपको थोड़ा सा मेडिकेशन देते, थोड़ा रेस्ट कराते, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थोड़ी देर के लिए, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करते, फिर बोलते फिर आप आगे जाओ, है ना। कुछ लोग जो है साथ में कैरी करके चलते, जो लोग को मालूमात है इस बारे में, जब लद्दाख कश्मीर के टूर पे जाते, एक हैंडी ऑक्सीजन का आता टैंक, है ना, तो उनको मालूम है कि वो एक SpO2 मीटर लगा के देखते, अरे भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इस वजह से मेरे को चक्कर आ रहे हो रहे, वो एक जगह रुकते, खुद से ऑक्सीजन लगाते, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते, जब देखते हो थोड़ा नॉर्मल हो गया, अब निकलो आगे। तो ये चीज़ें होते रहती हैं, आप लोग ने आगे ध्यान में रखना है। तो खैर हम लोग ने देखा कि ये प्रेशर हम पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इस बॉडी पे प्रेशर पहले से था, मगर उसकी वजह से दब गया क्या, वो नहीं, शिप है, बस मैंने क्या किया, उसके वॉल्यूम को और कम करने के लिए और प्रेशर अपने हाथ से लगाया। तो प्रेशर को मैंने बढ़ाया ना, ऑलरेडी पहले से उस पर प्रेशर था, अपने हाथ से प्रेशर लगा के और उस पर मैंने बढ़ाया, तो इसीलिए इसको कहा गया है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब अगला है हमारा, ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, तीसरा है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या है, देखो एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर शेप। किसी के पास कोई मोटी किताब है क्या अभी? कुछ भी मोटी सी, बाइंडिंग जिसकी लूज हो तो और भी अच्छी बात है, बताओ
देखते थोड़ा सा देखेंगे। अब अगर तुम इसके सामने के सरफेस को देखेंगे तो ये एकदम रेक्टेंगुलर है ना। अब अगर मैं सपोज करो कि अगर इसको ऐसा फोर्स लगाता हूँ मैं, थोड़ा सा यूँ टेंजेंशियल फोर्स लगाया मैंने, ये ऐसा, तो देखेंगे तुमका जो ये शेप है ये थोड़ा सा ऐसा पैरेलल पाइप जैसे हो जा रहा है कि नहीं। ये ऐसा था, मैंने ऐसा फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स, मैंने ऐसा दबाया क्या, नहीं, मैंने क्या करा, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाया, और तुमने देखा कि ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम जैसा हो गया, है ना। तो ये जो आपने फोर्स लगाए, वो फोर्स लगाया आपने टेंजेंशियल, वो सरफेस पे लगाते हैं इस साइड में आप, वो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये अपना थोड़ा सा शेप चेंज कर लेता है, शेप चेंज हो जाता है, जिसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका शियरिंग स्ट्रेस। आई बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेस। तो मैं बोलूँगा व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, बातें नहीं, on a body which results in change in shape of the body is called as, sorry, पूरा नहीं हुआ वो, which results in change in shape of the body, the stress developed in body is called as, the stress developed in the body is called as shearing stress, is called as shearing stress। और shearing stress का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, जिस पे वो फोर्स लगाया गया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। आया समझ में। तो ये पूरा डिटेल में था किसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है बेसिक में, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन। इसीलिए देखो प्रेशर का डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन कैसा होता है, सेम। अगर तुमसे कोई पूछ ले लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का डायमेंशन यही है, वॉल्यूम स्ट्रेस का डायमेंशन यही है ना, शेयरिंग स्ट्रेस का डायमेंशन यही है। तुमको अगर याद होगा, ये जब मैंने डायमेंशंस पढ़ाया था, जो स्टूडेंट पहले से उनको याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था कि सिमिलर डायमेंशन वाले ये सारे नाम लिखाया था मैंने। अभी और आने वाले हैं इसमें, यानी इसमें यंग्स मॉडुलस भी आएगा, इलास्टिक मॉड्यूला भी आएगा, बल्क मॉड्यूलस भी, शेयर सब आने वाला है इसमें। चलो लिखो यहाँ पे। तो अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। जैसा कि हम लोग ने स्ट्रेस को देखा, अब हम देखेंगे स्ट्रेन को। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन when deforming force is applied is called as strain। जब आप रेशियो लेते हैं चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का, जब किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेन। ओके अब ये एक बात याद रखो कि ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज अ
इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, अब इसके टाइप्स। जस्ट एज स्ट्रेस, उसके भी 3 टाइप्स हैं। पहला लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरा शियरिंग स्ट्रेन। वही नाम है, स्ट्रेस के आगे क्या लग गया? स्ट्रेन लग गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहला वाला पढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखो, ये एक इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि एक वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। उस पे आपने एक वजन लटकाया था, उस पे आपने एक वजन लटकाया था एम, मास का, जिसके वजह से इसकी लंबाई बढ़ गई है ना। ये भी नीचे आ जाएगा हल्का सा। तो आपकी वायर की जो है लंबाई बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? डेल्टा एल से। तो अब ऐसा है कि जब भी किसी इलास्टिक बॉडी पे आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो चेंज इन डायमेंशन, यहां डायमेंशन क्या चेंज हुआ? लेंथ। कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ यहां पर? लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो उसको डिफाइन ऐसा करेंगे, व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स is applied on any elastic body, the ratio of change in length to the original length is called as longitudinal strain। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? longitudinal strain। ठीक है, तो longitudinal strain को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ टू द लॉन्जिट्यूडिनल नस हो गया वो ट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो अब ये था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब भी किसी बॉडी पे आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, उसके वजह से क्या होता है? बॉडी का लेंथ चेंज होता है। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाता है? आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो देखो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बॉडी थी, एक पर्टिकुलर शेप की, आपने क्या करे? उसको डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया चारों तरफ से, है ना। इस डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? तो बोले भाई उसका पहले वॉल्यूम v हुआ करता था, अब वॉल्यूम कम हो गया, v माइनस डी वी हो गया या डेल्टा v हो गया। अगर v माइनस डेल्टा v हो गया तो वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ? डेल्टा v से चेंज हुआ वॉल्यूम, है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे आप क्या करते हो? डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, है ना। आप जब भी किसी बॉडी पे क्या लगाते हो? डीफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है? उस बॉडी का क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम।
तो अब जो स्ट्रेन हो रहा है डेवलप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। तो मैं कहूंगा व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, जब किसी बॉडी को आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, विच रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंज हुआ, कॉमा द रेशियो ऑफ change in volume to the original volume is called as volume strain, is called as volume strain। और volume strain इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब आपके मन में आया होगा माइनस क्यों, वो इस वजह से क्योंकि यहां जो चेंज होता है वो निगेटिव होता है। बोले कैसे, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तीसरा shearing strain, अब जैसे कि मैं कहूंगा ये मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉडी थी, ओके, और इसको आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया। तो बोले अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन शेप अपन ओरिजिनल शेप, शेप कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं। तो बोले अब क्या करेंगे, अरे कुछ खास नहीं। जब आपने फोर्स लगाया तो आपने देखा कि ये जो लेयर्स है वो आगे सरक गए, है ना। बुक पे मैंने फोर्स लगाया था, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज़्यादा आगे सरकी थी, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ये वाली लेयर यहाँ सरक गई, ये वाली लेयर यहाँ सरक गई, ये वाली लेयर यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ। तो कोई भी एक लेयर पकड़ो, कोई भी एक लेयर, मगर जनरली जो पकड़ी जाती है ऊपर वाली लेयर पकड़ी जाती है। तो बोले ये लेयर कितना आगे सरकी, तो बोले देखो ये लेयर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है एक्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कितना हुआ है लेयर का, एक्स, क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि वो लेयर कितना आगे सरकी। अब तुमने जिस लेयर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट लिया, यह बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बाद में लिखना, जिस लेयर का तुमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट लिया है उसी लेयर का डिस्टेंस लेना पड़ता है आपको फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, उसी लेयर का डिस्टेंस लेंगे आप फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। ये ना नीचे वाली लेयर फिक्स्ड है, ये सरकी के आगे है ना। अगर जैसे मैंने ये वाला लेयर पकड़ा होता तो मैं बोलता ये x है, तो मुझे यहां से लेना पड़ता था h। अगर ये x लेता मैं यहां से यहाँ तक का, तो मुझे यहां से h पकड़ना पड़ता था, समझे ना। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जितना ज़्यादा शेप बिगड़ेगा उतना ज़्यादा x क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस change in shape of the body, then the ratio of lateral displacement of any layer, any to the to its distance from the fixed layer is called as shearing strain, is called as shearing strain।
अब शियरिंग स्ट्रेन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, जो कि मैंने डायग्राम में बताया x अपॉन h। मान लो ये वाली लेयर पकड़ा मैंने, बोला ये कितना सर की आगे, तो बोले x, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर कितना है h, तो x अपॉन h। तुमको नहीं लग रहा? देखो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो तुमको अगर tan थीटा लगाया तुमने अगर, तो वो क्या आएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x अपॉन h। मतलब क्या? आप x अपॉन h को एक और वैल्यू लिख सकते हैं, वो है tan थीटा, है ना। और ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, है ना। अगर एंगल थीटा स्मॉल रहा, छोटा रहा, इन दैट सिचुएशन। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलो तीसरा पॉइंट तो कवर नहीं हुआ, मगर दूसरा पॉइंट भी आज हमारा कवर हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हालांकि वो बहुत छोटा सा है, 5-10 मिनट का है, बट वो हम कल ही देखेंगे, है ना। आपका कौन सा है वो? हुक्स लॉ।